Hello Jai Hind students, very good evening everyone. I welcome you all on this amazing platform. क्या सभी लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है? क्या मैं प्रॉपरली दिखाई दे रही हूँ? एक बार फटाफट से बता दीजिए। तो इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक कंसेप्चुअल सा टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आई होप लास्ट लेक्चर में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और आपने रिविजन कर लिया होगा। अमन, योगेश, सक्षम, सब लोगों को आवाज़ क्लियर है? ओके, ठीक है। तो शुरुआत करें फिर हम लोग आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा है। इसका मतलब है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब है आपका इम्यून सिस्टम, यानी कि आपकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है। जिस प्रकार से आपका शरीर बीमारियों से लड़ता है उसको इम्यूनिटी बोला जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाकर हमारा शरीर सारी बीमारियों से लड़ पाएगा, एकदम स्वस्थ रह पाएगा। और अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तब जाकर अपन का दिमाग भी सही से काम करेगा। तो इम्यूनिटी की आज हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। तो तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारा जो शरीर है वो एक राज्य की तरह है और एक किंगडम की तरह है, और इसको बाहरी दुश्मनों से, बाहरी गुंडों से बचाने के लिए तुमने एक किला बनाया है, एक फोर्ट बनाया है। तो 3 दीवारें हैं उस किले की। उन तीनों दीवारों को जब पार करके कोई पैथोजन, कोई यानी कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी पैथोजन हमारे शरीर के अंदर आना चाहेगा तो उसको इन तीनों दीवारों को पार करना पड़ेगा, तब जाकर वो हमें नुकसान पहुंचा पाएगा। तो इन तीनों दीवारों को बोला जाता है 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस, यानी कि लड़ने के लिए जो 3 दीवारें हैं जिनको पार कर कर कोई भी दुश्मन हमारे शरीर के अंदर आ पाएगा, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, किसी की भी हम बात करें। इसमें सबसे पहले नंबर पे सबसे आगे कौन खड़ा रहता है? सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन बना रहा है? पहली पंक्ति कौन बना रहा है, ये बताइए। तो पहली पंक्ति बना रहा है, पहली लाइन बना रही है तुम्हारी स्किन। तुम्हारी चमड़ी को पार करके कोई पैथोजन आएगा तभी तो तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएगा, यानी कि सबसे पहले आगे खड़े हुए हैं स्किन। और तुम्हारे आंसू, जब भी आंख में कुछ चला जाता है तब अपने आप आंसू बहने लग जाता है ना, क्यों? जिससे कि वो सारा जो कचरा वगैरह है उसको बाहर निकाल दे, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी पैथोजन है उसको वो बाहर निकाल दे, इसलिए ये आंसू मौजूद होते हैं। ठीक है। उसके बाद में सलाइवा, यानी कि जो थूक होता है उसमें भी एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होते हैं। टीयर्स और सलाइवा, इन दोनों में ही कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते हैं, जिनका नाम है लाइजोजाइम। ठीक है। और क्या आ जाता है? और जो म्यूकस मौजूद होता है पेट में, जैसे म्यूकस मौजूद है, या फिर पेट में जो HCl एसिड होता है, स्टमक एसिड, पेट में जो एसिड है वो भी तो हार्मफुल है, बैक्टीरिया को मार रहा है। ठीक है। तो म्यूकस हो गया, स्टमक एसिड, टीयर्स, सलाइवा, स्किन, ये सारी चीजें हो गई। इज दैट थिंग क्लियर? तो ये आपका सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, सबसे आगे खड़ा हुआ है रोकने के लिए। अब इसके बाद में आ जाता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो उसमें आती हैं 2 चीजें, एक तो बुखार और एक सूजन, यानी कि इन्फ्लामेशन। अब इन दोनों का मतलब समझो। सबसे पहला बुखार। तो बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक अच्छी चीज है। ठीक है। यानी कि कोई भी जब दुश्मन तुम्हारे शरीर के अंदर आता है, कोई भी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल आया, तो वो तुम्हारे शरीर के तापमान में आराम से बैठा हुआ है। शरीर बोलेगा ऐसे कैसे आ गए भैया, बिन बुलाए मेहमान। तो शरीर अपना तापमान बढ़ाना शुरू करता है, जिससे कि वो बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस या फिर कोई भी फंगस है वो जल के भस्म हो जाए। उसको अनकंफर्टेबल करवाने के लिए फीवर आता है, यानी कि शरीर अपना तापमान बढ़ाता है। तो क्या हमें पैरासिटामोल नहीं लेनी चाहिए फीवर के वक्त पे? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, इतने ज्यादा हाथ पैर दुख रहे हैं कि आप डेली के काम नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में आपको पैरासिटामोल लेनी चाहिए। ठीक है। अब बात आ जाती है सूजन, यानी कि इन्फ्लामेशन की। तो इसको बायो के टर्म्स में 4 टर्म्स में इसको जाना जाता है: र्यूबर, कैलर, डोलर, ट्यूमर। यानी कि अगर कोई तुम्हारा छोटा भाई बहन है तो वो तुम्हें खरोंच दे अगर, ठीक है, तो खरोंच आने पे जो इन्फ्लामेशन, जो भी सारे फीचर्स हैं वो कौन कौन से दिखते हैं? खरोंच आई तो सबसे पहले तो वो हिस्सा लाल पड़ जाएगा, यानी कि रेडनेस आ जाएगी।
ठीक है, और वो हल्का सा गर्म सा हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि इसको बोला जाता है कैलर, क्योंकि टेम्परेचर की एक यूनिट, हीट की बेसिकली एक यूनिट होती है कैलर। डोलर का मतलब होता है उस पर्टिकुलर हिस्से में दर्द होता है, और ट्यूमर का मतलब वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन ये सब होता क्यों है, शरीर इन्फ्लामेशन, शरीर सूजन क्यों दिखाता है, अब इस चीज को मैं समझाने वाली हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो, ये आपकी कैपिलरी है। कैपिलरी को अगर जूम करके देखा जाए तो उसमें सेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, ठीक है। अब जैसे तुम्हें कभी चोट लगी तो ये है तुम्हारा टिश्यू, ठीक है, और इस टिश्यू में मैं बना देती हूं, ये रहा पैथोजन, यानी कि कोई भी दुश्मन आया है, तो 2 सींग बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हें चोट लगेगी और यहाँ पे पैथोजन आ गया है, तो तुम्हारे ब्लड, तुम्हारा शरीर बोलेगा कि फटाफट से यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स पहुंचाओ, फटाफट से यहाँ पे सैनिक पहुंचाओ यार। तो बहुत सारा खून यहाँ पे आ जाता है, इसीलिए वो हिस्सा लाल पड़ जाता है, क्योंकि एकदम से बहुत सारा खून आता है बहुत सारे सिपाहियों को लेकर, यानी कि WBCs को लेकर। लेकिन ये जो गैप्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो इतने छोटे हैं कि WBCs यहाँ से निकलकर टिश्यू में नहीं आ पाते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन गैप्स को हमें बड़ा करना पड़ेगा। और इन गैप्स को बड़ा कैसे करेंगे, ये जो कैपिलरी है इसको हमें चौड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये चौड़ी हो जाएगी तब जाकर इनके बीच के जो गैप्स हैं ये इस प्रकार से बढ़ जाएंगे, और फिर यहाँ पे जो हमारा टिश्यू होगा इसमें आराम से जो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर ने भेजे हैं खून की सहायता से, वो यहाँ पे आ जाएंगे, और जो यहाँ पे दुश्मन बैठा हुआ था उसको ये खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सूजन आना का बेसिकली ये रीजन है कि कैपिलरी को चौड़ा किया जाता है, जिसको वैसोडाइलेशन, वैसल का चौड़ा होना बोला जाता है। बेसिकली कुछ सेल्स होते हैं जिनको मास्ट सेल्स बोला जाता है। ये मास्ट सेल्स रिलीज करते हैं हिस्टामिन, और इस हिस्टामिन की वजह से ये वेसल्स जो हैं ये चौड़ी हो जाती हैं, यानी कि वैसोडाइलेशन हो जाता है, जिससे कि सारे व्हाइट ब्लड सेल्स इस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर आकर इसको मार देते हैं। और ये कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये है मैक्रोफेजेस, जिनका काम होता है दुश्मन को खाकर निपटा देना। खाकर निपटा देना यानी कि ये होते हैं फैगोसाइट्स, यानी कि दुश्मन को ये खा जाते हैं। तो इस प्रकार से सूजन आई है। सूजन आने का मतलब बहुत सारा वहां पे खून आया, बहुत सारे WBCs को लेकर आया, जिससे कि टिश्यू में आराम से ये जा सके और यहाँ पे जाकर दुश्मन को मार सके। तो ये दोनों हमारे सबसे पहली पंक्तियां हैं, सबसे पहले लाइंस ऑफ डिफेंस हैं जो खड़े हुए हैं किसी भी दुश्मन को मारने के लिए। अब ये दोनों जन्मजात होते हैं, यानी कि ये दोनों बचपन से मौजूद होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। कभी भी जब भी बच्चे का जन्म होता है तब उसमें स्किन होती है, उसमें आंसू होते हैं, थूक होता है, म्यूकस होता है, उसको फीवर होता है, उसको सूजन आ सकती है। तो ये बाय बर्थ है, इसीलिए इनको इन्नेट इम्यूनिटी बोला जाता है। और ये कैसा होता है, नॉन स्पेसिफिक, यानी कि ये किसी के लिए भी भेदभाव नहीं करता, सबको रोकता है। ऐसा नहीं है कि स्किन सिर्फ बैक्टीरिया को रोकेगी या फिर वायरस को रोकेगी या फिर फंगस को रोकेगी, ऐसा नहीं होता। अब आपको हिंदी में नोट्स चाहिए तो ये रहे आपके हिंदी के नोट्स, आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की चर्चा है, सबसे पहले देख लीजिए। थैंक यू, शौर्य वाले भी बच्चे हैं, बढ़िया। ये देख लिया, अविशिष्ट यानी कि नॉन स्पेसिफिक है, जन्मजात है, सबसे पहली पंक्ति है। इसके बाद में बात आ जाती है दूसरे लाइन ऑफ डिफेंस की, यानी कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। उसमें बुखार आ जाता है, उसमें फैगोसाइट्स यानी कि उसमें जो आपके WBCs थे, मैक्रोफेजेस, वो आ जाते हैं। तो ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है? 2 लाइन्स ऑफ डिफेंस पढ़ लिए हैं, अब हमें तीसरे लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ बढ़ना है, थर्ड लाइन। यहां तक क्लियर बच्चे? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है यार कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास में अब इतने जो पूरे पैथोजन से जो थोड़ा बहुत यहां तक आ के रुक सकते थे, उनको तो हमने रोक दिया। लेकिन अगर अभी तक वो नहीं रुके हैं तो अब क्या?
अब हमें स्पेशल फोर्सेस को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो जितना रोकना था उतना स्किन ने और बुखार ने और सूजन ने उतना बचाने की कोशिश कर ली, लेकिन अगर अभी भी नहीं बचे तो अब स्पेशल फोर्सेस को बुलाना पड़ेगा, कमांडोज को बुलाना पड़ेगा। तो अब देखो, मैक्रोफेजेस ने वहां पे कोशिश करी थी इसको खाने की, ठीक है, अगर उनसे नहीं हो पाया तो वो त्राहिमाम करके ना सिग्नल पहुंचाते हैं स्पेशल फोर्सेस। स्पेशल फोर्सेस कौन है? 2 सेल्स हैं, एक तो बी सेल्स होते हैं और एक टी सेल्स होते हैं, ये स्पेशल फोर्सेस हैं बेटा, ठीक है। और ये कुछ हेल्पर सेल्स होते हैं, उनकी मदद से मैक्रोफेजेस इन तक सिग्नल पहुंचाते हैं कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा, अब आप मदद करवा दीजिए हमारी। तो बी सेल्स और टी सेल्स क्या हैं? WBCs के ही एक प्रकार हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बेसिकली। अब टी सेल्स और बी सेल्स के काम करने में अंतर देखो, कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो आपके सेल के अंदर घुस के उसकी मशीनरी इस्तेमाल कर रेप्लिकेट करते हैं, जैसे कि वायरस होता है ना, वायरस सेल के अंदर घुस जाता है और फिर उसका मशीन इस्तेमाल कर खुद को रेप्लिकेट करता है। अब टी सेल्स ऐसे ही सेल्स का खात्मा कर देते हैं, ऐसे ही सेल्स को खत्म कर देते हैं जिनके अंदर पैथोजन बैठा हुआ है। अब अगर उस सेल को ही खत्म कर दिया गया तो फिर वो वायरस रेप्लिकेट कैसे करेगा, वायरस डिवाइड कैसे करेगा, वो मर जाएगा, है ना। तो इसको बोला जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि उस सेल को ही खत्म कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में बी सेल्स क्या करते हैं? बी सेल्स रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का नाम सुना है? तुम्हारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं, यानी कि ये हथियार है, ये सैनिक हैं जो कि दुश्मन को मारते हैं, ठीक है। तो बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं और इसके द्वारा, बी सेल्स के द्वारा आने वाली इम्यूनिटी को आप ह्यूमरल इम्यूनिटी का नाम देते हैं। अब ये जो स्पेशल फोर्सेस है ये अल्टीमेटली क्या करती हैं? ये कुछ वक्त लेती हैं समझने के लिए कि किस प्रकार से दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर रहा है, दुश्मन की क्या तकनीकें हैं, उनका तरीका क्या है लड़ने का, और उसके बाद अपने आप को स्पेशलाइज कर ये उनको अब छोड़ता नहीं है फिर। यानी कि स्पेशलाइज होने का मतलब है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। उसको सबसे पहले देखा कि वो कैसे तलवार चला रहा है, फिर उसने अपने आप को रेडी किया शरीर ने। इसमें थोड़ा वक्त लगता है लेकिन ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को हम बोलते हैं बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर इसको बोला जाता है अडैप्टिव इम्यूनिटी। और ये कैसे होती है? विशिष्ट, यानी कि ये होती है स्पेसिफिक, क्योंकि ये किसी के लिए स्पेशलाइज होती है, ये बचपन से मौजूद नहीं होती, ठीक है। ये ओवर द टाइम जिंदगी में जैसे जैसे आप अलग अलग पैथोजेंस को देखते हैं तो शरीर सीखता है कि अच्छा ये ऐसे लड़ता है, अच्छा ये ऐसे लड़ता है, फिर उसके अगेंस्ट वो स्पेशलाइज होता है। यानी कि ये बचपन से मौजूद नहीं है, ये जीवन काल में आती हैं, इसीलिए ये कैसी होती हैं? विशिष्ट होती हैं, यानी कि ये स्पेसिफिक होती हैं। क्या ये चीज क्लियर है? तो ये आपका हो गया थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये फ्रेंच लिखी है क्या? हाँ फ्रेंच लिखी है ये, और यहां पे कितना लिख दिया है मैंने? बिल्कुल मेहनत ही नहीं करना चाहते हो तुम लोग यार, हद हो गई। स्पून फीडिंग चाहिए पूरी, समझ में आना चाहिए कंसेप्ट, ये समझो पहले। हद होती है भाई। फीवर से बचने की जरूरत थोड़ी ना है, फीवर तो अच्छी बात है ना, फीवर आना, फीवर तो दुश्मन को मारने के लिए एक हमारा इम्यून सिस्टम है, तो उससे बचने की, ऐसे बचने के लिए हम क्यों करें कुछ? वो तो अच्छी चीज है, वो तो दुश्मन को मार रहा होता है, ठीक है, ओके। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनते जाना जो भी चीजें मैं बता रही हूं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो थी ना हमारी, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे तीसरी लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि ये स्पेशल फोर्सेस हैं हमारी। अब स्पेशल फोर्सेस दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है जिससे किसी ने भी छेड़खानी ना करी हो,
बिल्कुल भी जिससे किसी ने बिल्कुल टच नहीं किया, ये अपने आप हो रही है, आराम से हो रही है, नेचुरल चीज है ये, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब है जिससे किसी ने छेड़खानी करी है, यानी कि हमने प्रोसेस के साथ में थोड़ी छेड़खानी जहां करी है, उस इम्यूनिटी को आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोला जाता है। अब समझना, नेचुरल के दो प्रकार है, उसी प्रकार से आर्टिफिशियल के भी दो प्रकार हैं। नेचुरल के दो प्रकार, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। उसी प्रकार से यहां पे भी एक है एक्टिव और एक है पैसिव, ठीक है। अब देखो, एक्टिव का मतलब होता है जहां शरीर खुद से बना रहा है एंटीबॉडीज, ठीक है, शरीर बड़ा एक्टिव है, एकदम एक्टिव है, शरीर खुद से एंटीबॉडीज बना रहा है। और पैसिव का मतलब होता है जहां बाहर से एंटीबॉडीज आ रही हैं, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। एक्टिव का मतलब है कि यहां पे शरीर खुद से एंटीबॉडीज बना रहा है, और पैसिव का मतलब है जहां बाहर से एंटीबॉडीज कहीं से भी आ रही हैं। तो सबसे पहले तो इसमें यहां आ जाता है, नेचुरल तरीके से शरीर खुद से एंटीबॉडीज कब बनाएगा? जब कोई भी इंफेक्शन होगा तब बनाएगा, ठीक है। और नेचुरल तरीके से बाहर से एंटीबॉडीज कैसे आएंगी? कहीं से फिक कर आ रही हैं एंटीबॉडीज, कैसे आएंगी? हाँ, तो ये आती है मदर से एंटीबॉडीज, मां के थ्रू बच्चे को जो एंटीबॉडीज मिलती हैं वो यहां पे एग्जाम्पल हो जाता है। अब देखो, एंटीबॉडीज ना 5 तरीके की होती हैं। एंटीबॉडीज यानी कि हमारे शरीर जो सैनिक बनाता है उनकी बात कर रही हूं, उसको तुम याद रख सकते हो गेम्ड से, ठीक है। आईजी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है एंटीबॉडी को, तो आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज तुम्हारा शरीर बनाता है। ये कब कब बन रही हैं इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूं, इसको आप नोट कर लेना। देखो, आईजीजी वो एंटीबॉडी है जो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब प्लेसेंटा को क्रॉस कर कर आ जाती है बच्चे के पास में, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से माँ बच्चे को लड़ने, जो भी बीमारियां हैं उनसे लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करवाना शुरू कर देती है आईजीजी भेजकर, यानी कि ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो सबसे पहले बच्चे के पास जा रही है प्लेसेंटा को क्रॉस कर कर। उसके बाद में आ जाता है आईजीए। आईजीए जो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध होता है जिसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है, उसके थ्रू ये बच्चे तक आती है। तो बच्चे के पैदा होने के बाद सबसे पहले उसको मिलने वाली एंटीबॉडीज होती है आईजीए। उसके बाद में आ जाता है आईजीएम। आईजीएम सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। जब भी कोई इंफेक्शन होता है ना तब सबसे पहले यही आती है, उसके बाद में दूसरी आती है, तो इट कम्स फर्स्ट, सबसे पहले आने वाली यही एंटीबॉडीज होती हैं। उसके बाद में आईजीई, जब भी कोई एलर्जी होती है, जैसे मुझे डस्ट से एलर्जी है तो जैसे ही डस्ट के कांटेक्ट में आती हूँ मैं छींकना शुरू कर देती हूँ, तो क्या होता है जब भी एलर्जी होती है तब सबसे पहले आईजीई आती है। तो ये कुछ एंटीबॉडीज है। आईजीडी का काम अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता है अच्छी तरह से, तो इसके आगे मैं क्रॉस लगा रही हूँ, यानी कि मदर के थ्रू कौन कौन सी एंटीबॉडीज आ रही हैं बच्चे, ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। एक आईजीजी आ रही है और एक आईजीए। आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर कर आती है और आईजीए कोलेस्ट्रम के थ्रू बच्चे को मिलती है। कोलेस्ट्रम यानी कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध। अब इसके बाद में आ जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव यानी कि शरीर खुद से एंटीबॉडीज बना रहा है लेकिन हमने थोड़ा प्रोसेस के साथ छेड़खानी करी है, और यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आ जाता है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन के बारे में हम लोग सब जानते हैं, एचपीवी की वैक्सीन से रिलेटेड अभी हाल ही में न्यूज आ रही है, इंडिया में एचपीवी की वैक्सीन लग रही है। और क्या न्यूज है वैक्सीन से रिलेटेड, तो अभी मैं वो भी समझाऊंगी तुम्हें। कैंसर की वैक्सीन से रिलेटेड एक न्यूज है, उसको मैं बताती हूँ, ठीक है। ओके, चलो देखो यहां पे क्या हो जाता है, वैक्सीनेशन का कंसेप्ट समझे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए वैक्सीनेशन की खोज सबसे पहले किसने करी थी, बताइए। प्लेसेंटा अगर नहीं पता तो पिछला लेक्चर जाकर देखो बेटा, है ना। इस लेक्चर में सीधे उठकर आ जाओगे तो नहीं समझ में आएगा क्या होता है। बताइए, वैक्सीनेशन की खोज सबसे पहले किसने करी थी?
एचपीवी वैक्सीन के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना, करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज है। और कैंसर वैक्सीन से रिलेटेड मैं अभी बताऊंगी। एंटेरोमिक्स काफी न्यूज में चल रहा है, रशिया डेवलप कर रहा है कैंसर की वैक्सीन। बहुत ही बेहतरीन सी वैक्सीन है, अगर वो बन गई तो पूरा खेल ही बदल जाएगा कैंसर का। कैंसर से हर साल करीबन 1 करोड़ लोगों की डेथ होती है, पता है। उसके अगेंस्ट वैक्सीन बन जाना तो बहुत ही बेहतरीन चीज हो जाएगी। यस, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की खोज करी थी। पता है कैसे करी थी? कहानी बताती हूँ। कहानी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से भी सवाल आए हैं। बेसिकली इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी, जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। स्मॉल पॉक्स एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है वेरियोला वायरस। ठीक है, अब देखो क्या होता है बेसिकली कि एक वक्त था जब स्मॉल पॉक्स महामारी की तरफ फैल रहा था, कोई इलाज नहीं है उसका, तो लोगों की डेथ हो रही थी। तो एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि एक ऐसा इलाका जहां पे गाय पालते हैं ना, वहां पे गाय पालने वाले लोगों को नहीं हो रहा है यार स्मॉल पॉक्स, तो गाय को भी एक हो रहा है, काउ पॉक्स हो रहा है गाय को, ठीक है, लेकिन गाय पालने वालों को ना स्मॉल पॉक्स हो रहा है, काउ पॉक्स तो कैसे ही होगा। तो वो गए उस इलाके में और उन्होंने ये देखा, उन्होंने एक बच्चे को वहां पे बुलाया और बोला कि भाई चल चॉकलेट खिलाऊंगा। बच्चा चला गया और इन्होंने इस बच्चे के अंदर काउ पॉक्स का जो थोड़ा सा मटेरियल था वो इस बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब काउ पॉक्स से बच्चे को क्या ही होगा। अगली बार वो गए, दोबारा से बच्चे को बुलाया और उसके अंदर स्मॉल पॉक्स का पैथोजन इंजेक्ट कर दिया, उसको बलि का बकरा बनाया था। अच्छा खासा बच्चा, ठीक है, एकदम अच्छा खासा, उसको कोई बीमारी नहीं है, जबरदस्ती उसके शरीर के अंदर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का पैथोजन डाला गया और बच्चे को क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का पैथोजन एक जैसा ही था। तो जब काउ पॉक्स का इसके अंदर पैथोजन डाला था तब इसके शरीर में स्पेशल फोर्सेस बन गए थे, ठीक है। और जब ये स्पेशल फोर्सेस बन गए तब क्या हुआ? अब वैक्सीनेशन का कंसेप्ट समझाती हूं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। टू बी कंटिन्यूड। देखो वैक्सीनेशन का मतलब होता क्या है। मैंने तुम्हें यह बोला था कि स्पेशल फोर्सेस को बनने के लिए 7 से 8 दिन का करीबन वक्त लगता है, ठीक है। तो अगर 7 से 8 दिन में इंसान की मौत हो गई तो 7 से 8 दिन शरीर मांग रहा है कि यार इतना वक्त में हम स्पेशल फोर्सेस बनाएंगे, तब तक तो वो पैथोजन हो सकता है कि हमें निपटा दे, हमारे शरीर को ही नष्ट कर दे। इतना वक्त हम रुक नहीं सकते। हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में पहले से ही स्पेशल फोर्सेस तैयार हो, लेकिन ऐसा कैसे संभव है? तो क्या करो, तुम पहले से शरीर को बेवकूफ बनाओ, पहले से थोड़ा सा पैथोजन का टुकड़ा शरीर को दिखा दो कि देखो देखो ऐसे दिखता है पैथोजन, तो शरीर पहले से ही स्पेशल फोर्सेस बना लेगा। फिर जब एक्चुअल में अटैक होगा तब हमारे पास में एलो पहले से ही पूरी सारी की सारी स्पेशल फोर्सेस रेडी हैं, क्योंकि शरीर पहले ही देख चुका है पैथोजन को। हमने असल में पैथोजन नहीं डाला, हमने उसका मरा हुआ फॉर्म या फिर उसका छोटा सा टुकड़ा डाला था, तो शरीर पहले से तैयार हो गया था। यानी कि ये एक बेवकूफ बनाने वाली चीज है, ये एक फॉल्स अलार्म की तरह काम करता है। अब इसी प्रकार से टू बी कंटिन्यूड इस कहानी में क्या हुआ कि बच्चे के अंदर जब काउ पॉक्स का पैथोजन डाला गया था तब बच्चे के शरीर ने पहले से ही स्पेशलाइज्ड फोर्सेस बना ली थी। काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स एक जैसा होता था। तो अब जब स्मॉल पॉक्स का पैथोजन इसके अंदर डाला गया तब ये तैयार था और इसको कुछ नहीं हुआ, और यहां से वैक्सीनेशन की खोज हुई थी। अब ये जो वर्ड है ना वैक्सीनेशन, ये कहां से आया है? वैका वर्ड से आया है, जिसका मतलब लैटिन में होता है काउ। तो काउ से क्या रिलेशन है अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, यहां से ये शब्द आया है, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब यहां पे क्या आता है वैक्सीनेशन का ये कंसेप्ट हो गया, स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है। अब रुको जरा, ओके
टाइप करके बेटा तुम्हें ही ब्लॉक करवा रही हूँ, नाम लिख रही थी किस किस को ब्लॉक करवाना है, ठीक है। तो ये मत बताओ कि टाइपिंग की आवाज आ रही है, ये वो परमानेंट ब्लॉक करवा रही हूँ। पीडब्ल्यू के किसी भी बैच को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे इसके बाद में। 2-3 बच्चे हैं उनको, 2-3 नहीं 4 हैं। सबके नाम मैंने टाइप कर दिए हैं, परमानेंट पीडब्ल्यू से ब्लैकलिस्ट करवा देंगे। फिर आप कितना भी कोशिश करें टीम तक पहुंचने की, आप पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि रोहन उनकी बॉडी में जैसा इस बच्चे के अंदर स्पेशलाइज्ड फोर्सेस डेवलप हो गई थी, उनके अंदर भी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस डेवलप हो गई थी काउपॉक्स के पैथोजन की वजह से, इसीलिए उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। डन, ठीक है। नाउ एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, थैंक यू। ये हो गया, वैक्सीन हो गया, यानी कि हम लोगों ने शरीर के साथ में छेड़खानी करी, हम लोगों ने एक फॉल्स अलार्म दिया, हम लोगों ने पहले से ही पैथोजन दिखा दिया था, तो शरीर ने तब खुद से एंटीबॉडीज बनाई। जब हमने पहले से ही उसको पैथोजन दिखा दिया, हम लोगों ने फॉल्स अलार्म दे दिया, ठीक है, तो इसको बोला जाता है वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा वैक्सीनेशन। और आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से एंटीबॉडीज कब डालते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सांप ने काट लिया, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हम एकदम से तो अब वहां पे शरीर को वक्त नहीं दे सकते 7-8 दिन का स्पेशलाइज करने के लिए, तो हम उसके अगेंस्ट बाहर से ही एंटीबॉडीज डाल देते हैं, यानी कि यहां पे आ जाता है एंटीटॉक्सिन्स। ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। ये चीजें हम लोगों को क्लियर हैं अब? इज दिस थिंग क्लियर बच्चे? एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको याद रखिएगा। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, एक बार देखें उनको। सबसे पहले आ जाता है डीटीपी वैक्सीन। ये एक ऐसी वैक्सीन है जो एक साथ 3 बीमारियों को हैंडल कर रही होती है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस का मतलब होता है काली खांसी, जिसको आप वूपिंग कफ बोलते हैं, और एक आ जाती है टिटनेस। टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं ना हम लोग, जब भी हमें जंग लगे लोहे से चोट लग जाती है तब हम टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि जंग लगे लोहे पे इसके पैथोजन के मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। एक आ जाती है बीसीजी, और बीसीजी पे मैं यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि बीसीजी टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट वैक्सीन है। टीबी क्यों हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि इंडिया का फोकस टीबी पे था। पहले इसका एम था कि हमें 2025 तक इसको हटाना था। दुनिया का एम है 2030 तक हमें इसे हटाना है दुनिया के हिसाब से, ठीक है। इंडिया का एम 2025 तक का था, जिसके लिए नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम भी चलाया गया था। हम उस टारगेट को अभी अचीव नहीं कर पाए हैं, अभी उसके लिए फर्दर और काम किया जा रहा है। और भी ऐसी बीमारियों को ध्यान रखो जो कि न्यूज में है, जैसे कि 2024 में हम लोगों ने ट्रैकोमा, आंखों की एक बैक्टीरियल बीमारी को हटा दिया था। पोलियो हट चुका है, जिसके लिए ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। और मलेरिया को 2030 तक हटाना है। हाथी पांव की बीमारी को 2027 तक हटाना है। सिकल सेल अनीमिया को 2047 तक हटाना है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो न्यूज में हैं, इनसे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, इसीलिए इनको हम ध्यान रखेंगे बच्चे, ठीक है। ओके, तो डीटीपी, बीसीजी, ओपीवी क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ बीमारियों की, जैसे कि प्रोटोजोन के द्वारा होने वाली बीमारियां, ठीक है। सबसे पहले प्रोटोजोन के होने वाली बीमारियों को हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है मलेरिया।
मलेरिया के बारे में मैंने अभी क्या बताया कि इसको हम लोगों को 2030 तक इराडिकेट करना है, इसलिए ये जरूरी हो जाती है। ये किसकी वजह से होती है? प्लाज्मोडियम की वजह से। तो नाम याद रखिएगा, एनडीए में रिपीटेडली सवाल दो बार कंटिन्यूअसली पूछा गया है ये, ठीक है। देखो प्लाज्मोडियम यानी कि यहां पे आ जाता है प्लाज्मोडियम, वो पैथोजन का नाम है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अब ये प्लाज्मोडियम एक वाहक के ऊपर बैठकर घूमता है, यानी कि कौन है वो? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, मादा एनोफिलिस जो मच्छर है उसके ऊपर बैठकर ये घूमता है। शरीर में दो चीजों के ऊपर अटैक करता है प्लाज्मोडियम, आरबीसीज और तुम्हारा लिवर, ठीक है। आरबीसीज और लिवर के ऊपर इसका अटैक होता है, ये चीजें हम याद रखेंगे। इसके बाद में आ जाती है बात पायरिया की। पायरिया का नाम तुमने सुना होगा, मुंह में पूरा पीला पीला जमा हो जाता है, मुंह से बहुत स्मेल आती है और मसूड़ों से खून निकलता है, पायरिया बोला जाता है उसको। वो किस पैथोजन की वजह से होता है? एंटमीबा जिंजिवालिस की वजह से। एंट अमीबा जिंजिवालिस, ठीक है। बीमारी का नाम क्या है? पायरिया। ओके, आपके मसूड़ों में होती है, नाम हम इस चीज का याद रखेंगे। इसके बाद में आ जाती है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी यानी कि गोल्ड नहीं, स्लीपिंग सिकनेस। इसमें इंसान दिन में 22-22 घंटे तक सोता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक होता है इसलिए, और फीवर के साथ में ये बीमारी होती है। स्लीपिंग सिकनेस इसका नाम है। ये किसकी वजह से होता है? ट्रिपैनोसोमा की वजह से, ट्रिपैनोसोमा। और इसका वेक्टर कौन है? सीसी फ्लाइज। सीसी का इसको इंग्लिश में टीएसई ऐसे लिखते हैं, सीसी फ्लाइज इसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पे आ जाता है काला अजर। काला अजर भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 2024 तक का हमारा एम था काला अजर को हटाने का, जिसको कंप्लीटली हम इराडिकेट नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर और काम किया जा रहा है, ठीक है। अब काला अजर बेसिकली कैसा है? ये होता है लिशमीनिया डोनोवानी की वजह से, और इसके ऊपर बेस सवाल पहले पूछा गया है, ठीक है। लिशमीनिया डोनोवानी। और इसका कौन है वेक्टर? सैंड फ्लाइज। तो हमें वेक्टर को याद रखना पड़ेगा। मैंने कैसे याद रखा था कि काला अजर में शरीर ग्रेइश कलर का पड़ जाता है, शरीर पे पूरा ग्रेइश ग्रेइश रैशेस पड़ जाते हैं, तो ग्रे कलर का सैंड होता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। सिर्फ प्लाज्मोडियम फॉल्सिपैरम नहीं होता, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपैरम वन ऑफ द प्लाज्मोडियम है जो कि नुकसान पहुंचाता है। प्लाज्मोडियम ओवेल भी होता है, ठीक है। सिर्फ अकेला प्लाज्मोडियम फॉल्सिपैरम नहीं है, इसीलिए मैंने उसका नाम मेंशन नहीं किया है बेटा। ओके, क्या यहां तक ये चीजें क्लियर हैं? ये बेसिकली प्रोटोजोन की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, मलेरिया, पायरिया, स्लीपिंग सिकनेस और काला अजर। इन चारों को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक और आ जाता है डायरिया, जो कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है, तो वो इस वाली स्लाइड में मेंशन है, आप उसको यहां से नोट कर सकते हैं। जो डायरिया है वो किसको इफेक्ट करता है? आपके इंटेस्टाइन को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अटैक करता है वो। नहीं, बस उसका नाम है वो, उसका कनेक्शन उससे नहीं है। उसको मोस्ट मैलिग्नेंट नहीं बोलेंगे, ये एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं होगी उसके लिए गड़बड़, ठीक है। तो ये तो प्रोटोजोन की वजह से होने वाली बीमारियां हो गई। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियों की, ठीक है। नाम बस हिंदी में लिखे हुए हैं, सेम चीज इंग्लिश में यहाँ पे आ जाती है। अब इस चीज को यहाँ पे देखेंगे, एक एक करके मैं बीमारियों को समझा रही हूँ। सबसे पहले आ जाता है टिटनेस, ठीक है। टिटनेस जो बीमारी है, बेटा नोट्स मत बनाओ। क्यों बनाने हैं नोट्स? क्यों आए हो क्लास में? ये कैसा सवाल है, नोट्स बनाने हैं क्या? मत बनाओ, मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है नोट्स बनाना। नहीं मन कर रहा, मत बनाओ। कैसे सवाल पूछते हो यार? अब थोड़ा भी कॉमन सेंस, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना आता नहीं है क्या? अब देखो,
टिटनेस की मैं बात कर रही थी, तो सवाल तुमसे पूछा जाएगा कि टिटनेस किस प्रकार की बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है, वायरल बीमारी है, प्रोटोजोअन बीमारी है, फंगल बीमारी है, कैसी बीमारी है, ये तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या करो, तुम सबसे पहले तो इन सब का तुम लोगों ने चार्ट बना लिया, उसके बाद में एक ऐसा चार्ट बनाना जिसमें इस प्रकार से 5 सेक्शंस बनाना, तुम ऐसे 5 सेक्शंस बनाए और उसके बाद में अलग अलग कलर से लिखना। जैसे येलो कलर से मैंने यहाँ पे बैक्टीरियल लिख लिया, उसके बाद में ग्रीन कलर से वायरल लिख लिया, ब्लू कलर से फंगल लिख लिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, अब यहाँ पे नीचे तुम सिर्फ बीमारियां लिख दोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि अच्छा ये बीमारी मैंने येलो से लिखी थी यानी कि ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, या फिर ये बीमारी मैंने ग्रीन से लिखी थी तो ये एक वायरल बीमारी है, ये बीमारी मैंने ब्लू से लिखी थी तो ये एक फंगल बीमारी है। तो कलर जो है वो तुम्हारे दिमाग को याद रहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है याद रखने का। अब टिटनेस कैसी बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है। इसके कॉजेटिव एजेंट्स तुम देखोगे तो नाम बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है इससे। देखो जैसे टिटनेस है तो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, नाम कनेक्ट कर रहा है ना कितना। उसी प्रकार से कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। अब कॉलेरा टाइफाइड के बारे में याद रखना कि खाने और पानी के मतलब उसमें अगर कंटामिनेशन हो गया है तो ये उससे फैलते हैं। ठीक है, तो वाटर एंड फूड कंटामिनेशन, उससे ये फैलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है टीबी। टीबी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम में ही छुपा हुआ है। डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी, देखो नाम में ही। प्लाग, पी से प्लाग, पी से पास्चुरेला, पी से पेस्टिस, इसको ऐसे याद रख सकते हो। वूपिंग कफ यानी कि पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी, तो इसके लिए हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस दोबारा नाम में ही आ गया। निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनियाई। निमोनिया का मतलब क्या होता है, जो लंग्स होते हैं उसमें एल्वियोलाई जो होते हैं, जो एयर बैग्स होते हैं, उनके अंदर फ्लूइड का जमा हो जाना, जिसके चलते प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पाता इंसान। तो निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनियाई। लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लैप्री, नाम में ही छुपा है। गोनोरिया और सिफिलिस दो ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलती हैं, तो इनको एसटीडीज बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गोनोरिया जो है निजेरिया गोनोरी की वजह से होता है और सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडियम। ये डिफेंस में पूछा गया है, नाम कनेक्टेड नहीं है इसीलिए इसके ऊपर स्टार लगा रही हूं। तो ये आपकी बैक्टीरियल बीमारियां हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आ जाता है ऐसी बीमारियां जो किसी वायरस की वजह से होती है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एड्स। एड्स को समझते हैं। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड याद है, तीसरा लाइन ऑफ डिफेंस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। इसका मतलब क्या है, ये बेटा कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपका बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी कि आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि जो आलतू फालतू अर्रे छर्रे पैथोजेंस है ना, जो ऐसे हमारी बिल्कुल औकात ही नहीं रख रहे हम पे धावा बोलने की, वो भी धावा बोल देते हैं। यानी कि जुकाम की वजह से, निमोनिया की वजह से भी इंसान की डेथ हो जाती है। ऐसे इन्फेक्शन जो उस वक्त का इंतजार करते हैं कि हमारी ये ढाल गिरे, उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बोला जाता है, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। अब तुम लोगों ने, अच्छा एक बात बताओ, तुम इन लोगों ने ब्लैक फंगस का नाम सुना था? ब्लैक फंगस का नाम याद है? जब कोविड हुआ था तब फैला था, याद है किसी को? उससे थोड़ा सा तुम रिलेट कर पाओगे। याद है बच्चे? क्या था ब्लैक फंगस? सिर्फ उसी वक्त क्यों फैल रहा था? अभी नहीं है क्या हमारे आसपास में? अभी एकदम से कहां चला गया? कोविड के लिए वैक्सीन बनाई थी, ब्लैक फंगस के लिए थोड़ी ना बनाई थी, तो ब्लैक फंगस अभी कहां चला गया? अभी तो न्यूज में नहीं आता बिल्कुल भी। बेटा इतनी खतरनाक चीज थी कि शरीर के किसी भी हिस्से में अगर ब्लैक फंगस लग रहा था तो उस हिस्से को ही हटाना पड़ रहा था। जैसे हम लोगों ने केस देखा था जिसमें एक इंसान को आंख में हुआ था तो उसकी आंख हटानी पड़ी थी, एक इंसान के तालू में हुआ था, पैलेट में, तो उसको हम लोग हटा रहे थे और हटाते हटाते हम अंदर यहां तक पहुंच गए थे, लेकिन
लेकिन उसका ब्लैक फंगस खत्म नहीं हुआ था। और एक पेशेंट था, करीब 25 साल का ये लड़का था वो, और उसके पूरे शरीर में ब्लैक फंगस फैल गया था। मुझे बहुत अच्छे से वो केस याद है। तो हम लोगों ने हमारे एचओडी से पूछा था कि इसका क्या होना है अब। तो सर ने बोला था कि अब ये बच नहीं पाएगा, 2-3 दिन का मेहमान है, और वो अगले दिन ही उसकी डेथ हो गई थी। इतना खतरनाक था ब्लैक फंगस। तो ये उसी वक्त क्यों आया था? अच्छा, तुम्हें याद होगा कोविड के वक्त पे कुछ लोगों को एक बहुत ही महंगा इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ रही थी, रेमडेसिविर। 70-80 हजार का इंजेक्शन आ रहा था, स्टेरॉइड था वो बेसिकली। तो स्टेरॉइड्स का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि ये आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी को इतना ज्यादा कम कर देते हैं कि कोई भी आलतू फालतू अर्रा चर्रा इन्फेक्शन हमला बोल देता है। तो ब्लैक फंगस एक ऐसा ही इन्फेक्शन है। ये जब भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है तभी दावा बोलेगा। अभी भी हमारे आसपास ब्लैक फंगस है, लेकिन वो हमारे शरीर पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा शरीर उससे लड़ लेता है। उस वक्त जिन लोगों को भी वो इंजेक्शन दिया गया था, उन लोगों की इम्यूनिटी कम हुई और उसने धावा बोला था, जिसके चलते कोविड की और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, कोविड में और ज्यादा दिक्कतें आ गई थी। फिर ये एक केस था। तो इससे समझ में आया कि एड्स क्यों खतरनाक है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये बस इम्यून सिस्टम का कम होना है। ये जो वायरस है ये तुम्हारे शरीर के कुछ सेल्स, CD4 सेल्स के ऊपर अटैक करता है, और जब इन सेल्स का नंबर 200 से भी कम हो जाता है तब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, ब्लैक फंगस जैसे धाबा बोल देते हैं, बहुत बीमारी हो जाती है। म्यूकरमाइकोसिस, यस बिल्कुल सही, ब्लैक फंगस इज म्यूकरमाइकोसिस, बिल्कुल सही बात। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया हमारा एड्स वाला सिनेरियो, जो कि HIV की वजह से होता है। अब एक बात बताओ यार, एड्स के अगेंस्ट वैक्सीन क्यों नहीं बनी अभी तक? ये पता है? एड्स जैसी बीमारी, अभी तक तो हमें वैक्सीन बना लेनी चाहिए थी, इतनी खतरनाक बीमारी है ये। इसलिए नहीं बनी क्योंकि HIV जो है उसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, और RNA बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को बदलता है। तो अगर मैं HIV के अगेंस्ट वैक्सीन बनाऊंगी, हो सकता है फिर वो रूप बदल ले, फिर उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनानी पड़ेगी, पता ही नहीं चलेगा कब वो अपना रूप बदलता जाता है। वो स्टेबल ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, इसीलिए उसकी वैक्सीन आज तक नहीं बन पाई। डेंगू की वैक्सीन अब जाकर बनी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में पेनेशिया बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर एक डेंगू के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने का काम चालू किया था, जिसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, और वो डेंगू की वैक्सीन अब जाकर बनने वाली है। अमेरिका बना चुका है उस वैक्सीन को, डेंगवैक्सिया नाम की वैक्सीन है। तो डेंगू में भी यही दिक्कत आ रही थी कि वो 4 बहनें हैं डेंगू का वायरस, तो उन सबको एक साथ हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में जैसा कि मैंने बताया, डेंगू वायरस की वजह से होता है, और इसका जो वेक्टर है वो हमें याद रखना है, वो है एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी चिकनगुनिया का भी वेक्टर होता है, डेंगू का भी और चिकनगुनिया का भी। और पोलियो के बारे में हमें पता है कि पोलियो इंडिया से कंप्लीटली हट चुका है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। और चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों हम लोगों को एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग फैमिलीज के हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स हर्पीज फैमिली का है और स्मॉल पॉक्स पॉक्स फैमिली का है, दोनों अलग अलग फैमिलीज के हैं। देखो, चिकन पॉक्स का नाम बड़ा है तो इसका वायरस का नाम भी बड़ा है, वेरिसेला जोस्टर। स्मॉल पॉक्स का नाम छोटा है, इसका वायरस का नाम भी छोटा है, ऐसे याद रख सकते हो, वेरियोला वायरस। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है मीजल्स। मीजल्स में भी चिकत्ते पड़ते हैं, जिनको बोला जाता है कॉप्लिक स्पॉट्स। इन स्पॉट्स का नाम याद रखना। ठीक है, और ये M फॉर मीजल्स, M फॉर मोरबेली वायरस, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। रेबीज, हर्पीज, देखो हर्पीज के बारे में पहले बात करते हैं। तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि हर्पीज वायरस की वजह से होती है। और रेबीज का तुम लोगों ने नाम सुना होगा, पागल कुत्ते के काटने से होती है, हम लोग ऐसा सुनते हैं, बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। वो जो डॉग होता है वो भी रैबिड होता है, उसको भी रेबीज होता है, तो उसके काटने से ये ह्यूमन को हो जाता है। नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और बहुत ही बेकार बीमारी है, क्योंकि सीधे नर्वस सिस्टम से तुम्हारे दिमाग तक ये पहुंचता है और इंसान की बहुत ही दर्दनाक मौत होती है रेबीज में, जो कि एक वायरल बीमारी है, रेबीज वायरस की वजह से होने वाली। इसके बाद में कुछ फंगल बीमारियों के बारे में चलो बात करते हैं। किसी भी फंगस को ग्रो करने के लिए कैसी सिचुएशंस की आवश्यकता है? अच्छा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में कब फंगस लग जाता है? हर एक चीज में कौन से मौसम में लगता है फंगस?
हाँ, उसका इतना इफेक्ट होता है कि जॉइंट्स में अभी भी पेन रहता है कुछ लोगों को। यस, एक्सेप्टेबल। यस, जब नमी होती है, जब मॉनसून होता है, जब बारिश होती है, तब बारिश के मौसम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा उमस है और गर्मी है। एक परफेक्ट मौसम होता है फंगस के ग्रो करने के लिए। अब फंगस और किसी कंडीशन में ग्रो नहीं करता। तो जैसे अगर ये पैर में तुम देख रहे हो इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन को एथलीट्स फुट बोला जाता है, पता है? क्योंकि एक एथलीट के पैर को इमेजिन करो तो वो शूज के अंदर बंद है, जहां पे इतना पसीना है, इतनी गर्मी है, परफेक्ट कंडीशन है फंगस के ग्रो होने के लिए। तो एथलीट्स फुट एक बीमारी है जो कि टीनिया पेडिस की एक फंगस है जिसका नाम टीनिया पेडिस है। पेडिस से पैर, ऐसे याद रख सकते हो। अस्थमा भी एक फंगस की वजह से हो सकता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। स्कैबीज एक बीमारी है, एस्केरस स्कैबीज नाम में ही छुपा हुआ है। अगर सर में इस प्रकार से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ बालों की ग्रोथ नहीं होती, यानी कि यहाँ पे गंजापन यानी कि बोल्डनेस आ जाती है। तो टीनिया कैपाइटिस, कैप आप सर में पहनते हो तो उससे आप याद रख सकते हो। उसके बाद में एक बहुत ही कॉमन बीमारी रिंगवॉर्म, ठीक है? रिंगवॉर्म यानी कि दाद। ये होता है ट्राइकोफाइटन लेरियोकोसम। ट्राइकोफाइटन की वजह से भी होता है, माइक्रोस्पोरम की वजह से भी होता है, एपिडर्मोफाइटन की वजह से भी होता है। MET, ये तीन है, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन। सबसे कॉमन ट्राइकोफाइटन है, इसीलिए उसका नाम यहाँ पे लिख रखा है। बहुत बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है ये फंगल इन्फेक्शन, ठीक है? उसके बाद में आखिरी जो बीमारी हमें पढ़नी है वो है हेलमिंथ के द्वारा होने वाली बीमारी, यानी कि राउंड वॉर्म के थ्रू होने वाली बीमारी, और ये है हाथी पांव की बीमारी। इसमें आपके लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर अटैक होता है, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, और यहाँ पे पूरा लिम्फ फ्लूइड जमा हो जाता है जिसके चलते पैर इतना ज्यादा फूल जाता है, ऐसा लगता है जैसे हाथी का पैर हो। इसीलिए इसको हाथी पांव की बीमारी या फिर इसको बोला जाता है एलिफेंटियासिस। लिम्फेटिक फ्लूइड यहां पे भर गया है, इसीलिए इसको बोला जाता है लिम्फेटिक फिलारियासिस। फिलारियासिस इसलिए क्योंकि फिलारियल वॉर्म की वजह से हो रहा है, और इसको भी हमें 2027 तक हटाना है, इसीलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या है उस वॉर्म का, ये याद रखना जरूरी है। जो बीमारियां खबर में है, न्यूज में है, उनको याद रखना। विचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, और जो वेक्टर है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ये याद रखेंगे। होल्ड ऑन, आई एम सो सॉरी, आई होप अभी आवाज आ रही होगी। दोबारा से मैं ये रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। देखो, दो प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक तो होती हैं इन्फेक्शियस बीमारियां, जिनको संक्रामक रोग बोला जाता है, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती हैं क्योंकि वो किसी भी पैथोजन की वजह से हो रही है, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया की वजह से, किसी वायरस की वजह से, किसी फंगस की वजह से हो रही हैं, तो वो इन्फेक्शियस हैं, वो एक इंसान से दूसरे को हो सकती हैं। लेकिन जो ऐसी बीमारियां हैं जो किसी चीज की कमी की वजह से हो रही है, जैसे अगर मुझे विटामिन सी की कमी है तो मेरी वजह से सामने वाले को विटामिन सी की कमी तो नहीं होगी, या फिर अगर मुझे विटामिन डी की कमी है तो वो सामने वाले को तो नहीं होगी, या फिर अगर मुझे कोई जेनेटिक बीमारी है तो वो सामने वाले को मेरी वजह से नहीं होगी। तो
नॉन इन्फेक्शियस बीमारियां वो होती हैं जो कि किसी चीज की कमी की वजह से है, यानी कि किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से है, या फिर जेनेटिक बीमारियां हैं, उनको आप नॉन इन्फेक्शियस बोलते हैं, गैर संक्रामक रोग बोलते हैं। अब इन्फेक्शियस में दो प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं कम्युनिकेबल और एक कंटेजियस। कंटेजियस वो होते हैं जो बहुत ज्यादा फैलते हैं, बहुत ही ज्यादा, जैसे कि कोविड। कोविड जो था वो संक्रामक था, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा फैल रहा था यार। अगर आपको कोविड है तो आपका रूममेट भी 100% वो भी बंद हो जाएगा कमरे के अंदर, वो भी क्वारंटीन हो जाएगा, क्योंकि 100% उसको भी हो गया होगा, इतनी ज्यादा फैलने वाली। अब खबर में एक वायरस चल रहा था, निपाह वायरस, नाम सुना है इसका? निपाह वायरस का जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि अगर कोविड की वजह से, अगर कोविड 100 लोगों को हुआ तो एक या दो इन लोगों की डेथ हो सकती है, लेकिन अगर निपाह वायरस 100 लोगों को हुआ है तो 40 से 75 लोगों की डेथ हो सकती है। इतना ज्यादा खतरनाक था। लेकिन ये कोविड की तरह इतना ज्यादा फैलता नहीं है, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। कोविड हवा के थ्रू फैल रहा था, ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है, इसलिए इतना ज्यादा नहीं फैलता। इसके कुछ केसेस हम लोगों को अभी देखने को मिले थे। निपाह वायरस काफी ज्यादा न्यूज में था। कैसा वायरस है ये? एक जूनोटिक वायरस है, यानी कि ये जानवरों से इंसानों के अंदर आता है। कौन से जानवर थे? फ्रूट बैट्स और पिग्स के थ्रू ये इंसानों में आ रहा था। कोविड से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारे पास में अभी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, लेकिन फैलता कम है कोविड से, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आपको ये चीज याद है, निपाह का जो फैमिली है वो एक बार देखना भैया, कौन सा फैमिली, कौन सा जीनस है? पैरामिक्सोविरिडी होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहला, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कम्युनिकेबल नहीं है? हाँ, निपाह के केसेस एक्टिव तो थे अभी कुछ वक्त पहले। रिंगवॉर्म का ट्रीटमेंट एंटी फंगल, टॉपिकल एंटी फंगल्स लगाए जाते हैं। किसी भी दवाई के आगे कोनाजोल अगर लगा हुआ हो, समझ जाना वो एंटी फंगल है, जैसे फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज कम्युनिकेबल नहीं है, एक इंसान को होगा तो उससे दूसरे इंसान को नहीं होगा। प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया कॉज करवाने वाला कौन है इनमें से? सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसको याद रखना, मलेरिया का न्यूज में है इसलिए। उसके बाद में अगला आ जाता है, इनमें से कौन सा इम्यून सिस्टम का हिस्सा है जो कि एंटीबॉडीज बना रहा है?
सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स में कौन से वाले व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करी जा रही है? लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स कौन से वाले? बी सेल्स। ये बनाते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में इनमें से कौन सी बीमारी एक वायरस की वजह से है? ओके, सही जवाब जाएगा वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स कौन से वायरस की वजह से होती है? देखो, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से, मलेरिया प्लाज्मोडियम यानी कि प्रोटोजोन की वजह से, चिकन पॉक्स होता है वेरेसेला जोस्टर वायरस की वजह से। इसीलिए वो टेबल बनानी जरूरी है अलग अलग कलर्स वाली, तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए फिर आसान हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में इनमें से कौन सी बीमारी खाने और पानी के थ्रू फैलती है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉलेरा। टाइफाइड और कॉलेरा मैंने लिखा भी था टेबल में, है ना। ओके, अगला सवाल आता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि जो सबसे पहला पंक्ति थी डिफेंस की, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इसी के साथ में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आज का पिटारा देखते हैं अब। अच्छा, मुझे बताओ कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तब दही शक्कर क्यों खिलाया जाता है? किसी को पता है? दही शक्कर क्यों? क्यों शुभ माना जाता है? शुभ माना जाता है यानी कि उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन तो होगा। आज का हमारा पिटारे का टॉपिक है प्रोबायोटिक्स। चलो मैं बताती हूँ। देखो क्या होता है, तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। पता, तुम्हारे शरीर में तुम्हारे जो असली सेल हैं, तुम्हारे शरीर के जो सेल्स हैं, उनसे ज्यादा तो बैक्टीरियल सेल्स हैं भैया। यानी कि हमारे शरीर का
50% से ज्यादा शेयर तो बैक्टीरिया का है, तो हम बैक्टीरियल शरीर माने अपने शरीर को। यानी गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो हमारे डाइजेशन को सही रखने का काम करते हैं, उनको माइक्रो फ्लोरा बोला जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंडीशन, जैसे कि हम बाहर का उल्टा सीधा ज्यादा खा लें या फिर हम स्ट्रेस ज्यादा लें, इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में इन बैक्टीरिया की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, तो हमें इनको दोबारा से लेकर आना पड़ता है। तो मार्केट में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स, याकुल्ट वगैरह जैसे मिलते हैं, लेकिन हमारे इंडियन खाने में बहुत सारा ऐसा खाना है जिसमें प्रोबायोटिक्स यानी कि गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जैसे कि दही। अब एग्जाम में जाने से पहले दही शक्कर इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि दही आपका डाइजेशन सही रखेगा, और जो शक्कर होती है वो शक्कर कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि वो क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आपको फटाफट से एनर्जी देने के लिए वो होती है, और दही गुड बैक्टीरिया की तरह काम करता है। तो प्रोबायोटिक्स यानी कि गुड बैक्टीरिया जो आप बाहर से लेते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन सही रहे, क्योंकि डाइजेशन और आपके दिमाग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर डाइजेशन सही नहीं रहेगा तो दिमाग भी सही नहीं रहेगा। अब कौन कौन से खाने हो जाते हैं, जैसे दही है, या फिर छाछ जो होती है, हम बोलते हैं ना कि छाछ हमारे पेट के लिए अच्छी होती है, हम दोपहर में खाने के बाद अगर इसको खाएं तो, देखो दही को रात में नहीं खाना चाहिए, ये चीज भी याद रखना। या फिर इडली हो गया, डोसा हो गया, ये जो फर्मेंटेड खाने हैं, या फिर पनीर हो गया, ये सारी चीजें गुड बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं आपके पेट में। तो इसीलिए दोपहर में अगर थोड़ा दही आप लेते हैं खाने के साथ में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। ठीक है बच्चे, ओके चलिए ठीक है। तो इसी के साथ में जरा लीडर बोर्ड देखते हैं हम लोग पहले। आयुष, अभिराज, मुनिश, अमृत, यश, रवि, सक्षम, विनय, हेमंत और आसिफ 6 on 6 सही हैं टॉप 7 बच्चों के, विद लीस्ट एवरेज टाइम 3.59 सेकेंड्स। तो इसी के साथ इस सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। आई होप कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा होगा। अगले चैप्टर में हम लोग गैमीटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर चुके हैं पहले, उसको थोड़ा डिटेल में और हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो अपने शरीर का आप ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। एवरीवन टेक केयर, साइनिंग ऑफ टिल then. Bye bye, Jai Hind and Vande Mataram. Keep studying, keep learning, keep revising and respect your parents. Take care.